अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो ज़रा डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, डिस्चार्ज ऑफ टार्ट में हम पहुंचे थे एक वीवर बाय इलेक्शन पे। तो वीवर बाय इलेक्शन को जब डिफाइन किया जाए तो ब्लैक्सला डिक्शनरी कहती है दी वॉलंटरी रेलिंक्विशमेंट और अबेंडनमेंट ऑफ सम लीगल राइट, उसको हम कहते हैं वेव करना बाय इलेक्शन। यानी कि अगर आप किसी लीगल राइट को वॉलंटरी अपनी मर्जी के साथ इंटेंशनली अपनी सेंसेस के अंदर खुद वेव कर देते हैं किसी रेमेडी को अवेल करने से, तो उसको हम कहते हैं वेवर बाय इलेक्शन। अगर हम इसकी काइंड्स देखें तो एक्सप्रेस भी हो सकती है, ये इम्प्लाइड वे से भी हो सकती है। यानी कि एक्सप्रेसली आप बोल के कह सकते हैं कि मैंने इस पर्सन को सू नहीं करना ऑल्दो इसने मेरे खिलाफ टॉर्ट कमिट किया है। और इम्प्लाइड ये है कि आप अपने कंडक्ट से उसे इग्नोर कर देते हैं और उसका कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं देते, तो वो फिर आप डिस्चार्ज, आपका जो टॉर्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, वो बंदा लाइबिलिटी से फारिग हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग इसमें ओवरऑल अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो वेवर बाय इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर जो इंजर्ड पार्टी होती है ना, उसके पास दो से ज़्यादा रेमेडीज़ होती हैं। यानी कि उसके पास ये भी रेमेडी होती है कि वो सिविल रेमेडी अवेल करे, उसके पास क्रिमिनल रेमेडी भी होती है। जैसा कि हम लोगों ने केस पढ़ा था डेफोमेशन का, डेफोमेशन में आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं और आप उसको पनिश भी करवा सकते हैं। अब इसके अंदर जो पार्टी होगी, जो अग्रीव्ड पार्टी है, वो क्या करेगी कि वो सिविल रेमेडी जो है उसको इग्नोर कर देगी, वेव कर देगी। इलेक्शन का मतलब ये चूज़ करके कि जिसको उसने प्रेफर करना है, एक वो इलेक्ट कर लेगी, एक कि मैंने क्रिमिनल रेमेडी लेनी है, मैंने इसको सजा ही दिलानी है, तो फिर दूसरी रेमेडी जो है वो फिर वेव हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आगे हम लोगों ने बात की एक्विसेंस की। एक्विसेंस को ब्लैकस्टार डिक्शनरी डिफाइन करती है अ साइलेंट अपीयरेंस ऑफ कॉन्सेंट। यानी कि अगर कोई बंदा अपनी मर्जी जाहिर कर दे कि मैंने इस बंदे को सू नहीं करना, एक्विसेंस जाहिर करे, अपनी खामोशी जाहिर करे, तो उसे हम कहते हैं कि टॉर्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, अगला बंदा लायबल नहीं रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी केस लॉ की, तो इसमें एक केस लॉ आता है नारायण वर्सेस देजी। तो उसमें भी यही हुआ था कि पार्टी ने सू नहीं किया था, उसने एक्विसेंस जाहिर की थी, तो एज अ रिजल्ट कोर्ट ने फिर कहा था कि ये टॉर्ट जो है ये डिस्चार्ज हो चुका है, हम इस पर्सन को सजा या डैमेजेस के लिए लायबल नहीं कर सकते। रिलीज की बात करें तो रिलीज को ब्लैकस्टार डिक्शनरी डिफाइन करती है अ रिटन और ओरल स्टेटमेंट मैनिफेस्टिंग एन इंटेंशन टू डिस्चार्ज एन अदर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी। यानी कि आपकी कोई ऐसा आपका एग्रीमेंट, आपकी ऐसी स्टेटमेंट जो या तो रिटन है, लिखी हुई है, या आपकी ओरल है यानी कि बोल कर है, जिसमें आप किसी पर्सन को इस बात से ख़त्म कर देते हैं, इस बात से निकाल देते हैं कि मैं तुम्हें सू नहीं करूँगा, आप रिलीज़ कर देते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें भी टॉर्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, आप अगले बंदे को सू नहीं कर सकते। आगे जब हम बात करते हैं, लेकिन आपने रिलीज़ में ये बात मेक श्योर करनी है कि आपने जो उसे छोड़ा है, रिलीज़ किया है, जो आपने इग्नोर किया, वो आपने फ्रॉड में या आपने किसी कंपल्शन के साथ नहीं किया, बल्कि आपने अपनी फ्री सेंसेस के साथ, फ्री कॉन्सेंट के साथ, किसी भी प्रेशर के बगैर, किसी भी क्वेरियन के बगैर, किसी भी फोर्स के बगैर उसे रिलीज़ किया। ठीक है, अगर ये चीज़ प्रूव आप नहीं कर सके तो फिर वो टॉर्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, आप स्टिल उसे सू कर सकते हैं। एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन देखें तो इसमें ये होता है कि जो न्यू एग्रीमेंट होगा पार्टीज के दरमियान उसको हम एकॉर्ड कहते हैं, और जो कॉन्सिडरेशन होगी, जो पैसे दिए जाएंगे, उसे हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, उसने मेरे खिलाफ कोई टॉर्ट किया है, उसने मुझे डिफेम किया है, डेफेमेशन की इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि ये इजी टॉर्ट है और आपको समझ भी आ जाएगा। किसी ने मुझे अगर डिफेम किया है तो मैं उसको इंस्टेड ऑफ सुइंग, मैं उसको क्या करता हूँ कि मैं उसके खिलाफ जो है ना वो एक एग्रीमेंट मैं उसके साथ बना लेता हूँ, उसके साथ एक न्यू एग्रीमेंट बनाता हूँ कि आप हम मैं और आप एक मुआहदा कर लेते हैं, आप मुझे इतने पैसे दे दें और फिर मैं आपके खिलाफ सू नहीं करूँगा। और उसके बाद वो मुझे सेटिस्फेक्शन के तौर पर कुछ पैसे दे देता है कि आप इतनी अमाउंट ले लें, बाकी हम बाद में कर लेंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो एकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन हो जाएगी और उसमें टॉर्ट जो है वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। अब एग्रीमेंट करने के बाद अब उस पार्टी को आप सू नहीं कर सकते। जजमेंट रिकवर्ड देखें तो ब्लैकस्टार डिक्शनरी इसको डिफाइन करती है फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स एंड डिटरमाइनिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज। यानी कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर जो आपकी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, तो हम कहते हैं जजमेंट। इसकी अगर हम बेस देखें तो सेक्शन 11 है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का, जो कि बात करता है रेस्ट जुडिकाटा की। यानी कि किसी भी चीज़ रेस्ट जुडिकाटा में मतलब ये होता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए डबल ट्वाइस आपको जो है वो हेल्ड नहीं किया जाएगा, आपको दो दफ़ा सज़ा नहीं दी जाएगी सेम केस के अंदर। तो ये उसकी बेस पे बात करता है कि अगर किसी टॉर्ट के अंदर किसी पार्टी को आपने सू किया, उसके ऊपर जजमेंट आके उस बंदे को रिलीज़ कर दिया है कोर्ट ने, उसको बरी करार दे दिया, तो आप उसको दोबारा फिर जाके वहाँ पे सू नहीं कर सकते, बल्कि आपका टॉर्ट फिर डिस्चार्ज हो जाएगा जब एक बार उसके ऊपर डिसीजन हो गया। लिमिटेशन पीरियड की बात करें तो ब्लैकस्टार डिक्शनरी डिफाइन करती है स्टैट्यूटरी पीरियड आफ्टर विच अ लॉ सूट कैन नॉट बी
ब्रॉट इनटू द कोर्ट, यानी कि वो पीरियड जिसके एक्सपायर होने के बाद, जिसके गुजर जाने के बाद आप किसी भी पार्टी को सू नहीं कर सकते, उसको हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। इसकी अगर बेस देखी जाए तो इसमें एक आता है लैटिन मैक्सिम है कि लॉ जो है वो हेल्प करता है विजिलेंट्स को, नॉट द इंडोलेंट्स, यानी कि वो पर्सन जो कि होशियार हैं, लॉ भी उन्हें ही प्रोटेक्ट करता है, उनकी ही मदद करता है, उनको नहीं करता जो कि थोड़े सारे काहिल हैं। अगर आपको विद इन टाइम, अगर आज आपके साथ कोई टॉट हुआ तो आप कल जाकर उसे सू कर देते हैं तो लॉ आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट बताई गई है लॉ के अंदर, आपने वो लिमिट को ध्यान में नहीं रखा और आपने टाइम लैप्स कर दिया, तो फिर आप जाकर पार्टी को सू करें तो वो टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा, उस बात की आपकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। ऐसे कि मुझे पर्सन ने 3-4 साल पहले डिफेम किया और अब मैं जाकर उसके खिलाफ सूट फाइल करूँ तो फिर कोर्ट कहेगी कि आप सोए हुए थे 3 साल, अब किधर रह गए, तो मेरा टॉट डिस्चार्ज हो जाएगा, मुझे रेमेडी अवेल नहीं करनी पड़ेगी, मुझे रेमेडी नहीं मिलेगी। उसके बाद एक और है कि वन हु स्लीव्स अपॉन हिज राइट विल लॉस्ट हिज रेमेडी, जो बंदा अपनी रेमेडी के ऊपर सो गया उसको रेमेडी नहीं मिलती। उसके बाद टाइम प्रेस्क्राइब की बात करें तो डिफरेंट टॉट्स की डिफरेंट है। अगर तो आपका कोई पर्सनल इंजरीज वाला मामला है तो उसके अंदर आप विद इन 6 ईयर आप उसके लिए सू कर सकते हैं। अगर तो आपने एक्शन ऑफ टॉट करना है, यानी कि अगर कोई भी किस्म का टॉट हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी को किसी ने ट्रेस पास किया, तो आप विद इन 6 ईयर्स आप अपना जो सूट है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल इंजरीज की बात हुई, यानी कि मेरे साथ अगर असॉल्ट हुआ है, बैटरी हुई है, मुझे फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया गया था, मुझे मैलिशियसली प्रोसिक्यूट किया गया, मुझे डिफेम किया गया, तो फिर विद इन 3 ईयर्स मुझे अपना सूट जो है वो कोर्ट में फाइल करना होगा। अदरवाइज मेरा जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो जाएगा और मुझे टाइम लैप्स की वजह से रेमेडी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट या ट्रांसफ़र की बात करें तो सेलमेट ये कहता है कि जितने भी टॉट्स हैं उनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन जो विनफील्ड है वो विनफील्ड ये कहता है कि जितने भी टॉट्स हैं उनको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो पर्सन मर गया है तो उसके बाद भी हम टॉट फीजर को सू कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफ़र की बात भी, ट्रांसफ़र में ये होता है कि आपका फिर टॉट जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा मर गया है, उसमें प्रॉपर्टी के साथ ट्रेस पास हुआ था, तो फिर आप उसकी भी हाफ पे सू नहीं कर सकते, वो टॉट भी आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक डेथ भी इसमें आता है, थोड़ा सा आपने इसमें लिख देना है कि डेथ ये है कि अगर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाएगी, टॉट फीजर की या अग्रीव पार्टी की, तो टॉट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं कि आल्दो आपकी डेथ होगी लेकिन इसके बावजूद भी आप टॉट में केस फाइल कर सकते हैं। वो कौन से सर्कमस्टांसिस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ यू। तो बाकी है कि कमेंट किया करें इसके ऊपर, और किसी चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।